नमस्ते। मैं हूं आपका एआई टीचर और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एलएम क्लासेस में। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सुनाते हैं। और अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें महसूस कराते हैं। आज हम 12th बिहार बोर्ड के हिंदी विषय की किताब दिगंत भाग 2 के गद्य खंड की एक गहरी पड़ताल, एक डीप डाइव शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुल 13 चैप्टर है और हमारा मिशन सिर्फ सारांश बताना नहीं है, बल्कि इन कहानियों, इन निबंधों और एकांकियों की आत्मा को समझना है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं सुने हैं, तो पहले उसे जरूर सुने। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम एक मौत की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसी मौत जिसकी वजह गांव वालों की नज़र में तो एक जहरीला, लगभग पौराणिक जानवर था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। तो सवाल ये उठता है कि असली कातिल कौन था, वो जानवर या फिर पूरा का पूरा शहर? हमारे पास एक पाठ्य पुस्तक का अंश है जिसमें हिंदी कहानी के बदलते दौर पर एक टिप्पणी है और साथ में है उदय प्रकाश की बहुत ही मशहूर कहानी तिरछ। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और पता लगाएंगे कि एक सीधे साधे इंसान की इतनी दर्दनाक मौत के पीछे का असली सच आखिर था क्या। और ये सच सिर्फ कहानी तक ही सीमित नहीं है ना जी। ये कहानी यथार्थ और कल्पना के बीच की उस बहुत महीन रेखा पर चलती है जहां असली खतरा कौन है ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है। कहानी का एक सिरा अगर गांव के अंधविश्वास से जुड़ा है तो दूसरा सिरा सीधे शहर की उस क्रूरता से जाकर मिलता है जो शायद किसी भी जहर से ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है कथावाचक के पिता। उनका एक बहुत ही साफ चित्र खींचा गया है। 55 साल के, दुबले पतले, शांत और बहुत कम बोलने वाले इंसान। हाँ। एक ऐसे इंसान जिनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है जिसे बच्चे समझ नहीं पाते। बिल्कुल। और उनकी इस दुनिया में एक बहुत बड़ा डर भी है, शहर का डर। स्रोत बताते हैं कि पिता शहर जाने से घबराते थे। अच्छा। उनके लिए शहर एक अपरिचित, एक डरावनी जगह थी और उनका ये डर कहानी में आगे चलकर एक भयानक भविष्यवाणी जैसा साबित होता है। मतलब वो अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन शहर का नाम सुनते ही उनकी वो सुरक्षा की भावना कहीं खो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई हमारे, कह सकते हैं, पीड़ित की तस्वीर। अब बात करते हैं मुख्य संदिग्ध की, जिसके नाम पर ही कहानी का शीर्षक है, तिरछ। एक शाम पिता जंगल से लौटते हैं और बताते हैं कि उन्हें तिरछ ने काट लिया है। ये तिरछ है क्या भला? ये कोई आम छिपकली या सांप तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी वो यथार्थ की जमीन छोड़कर कल्पना के दायरे में दाखिल होती है। अच्छा। तिरछ को एक पौराणिक जीव की तरह दिखाया गया है। उसे विषखापर भी कहते हैं। एक ऐसी जहरीली छिपकली जिसमें कहते हैं काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है। 100 गुना? हाँ। और उसके बारे में कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं जो गांव में प्रचलित हैं। जैसे कि वो मान्यता कि अगर तिरछ से नजर मिल जाए तो वो पीछे पड़ जाता है। हाँ। और उससे बचने का तरीका भी बड़ा अजीब है, सीधे नहीं भागना बल्कि टेढ़े मेढ़े चक्कर काटकर भागना। सही कहा। और एक मान्यता ये भी है कि जब तिरछ किसी का पीछा करता है तो वो सिर्फ उसकी गंध का पीछा नहीं करता, बल्कि जहां जहां वो आदमी थूकता है या पेशाब करता है वहां से भी उसकी गंध ले लेता है। मतलब उससे बचना नामुमकिन है। बिल्कुल। ये सब मिलकर तिरछ को एक साधारण जानवर से कहीं ज्यादा एक अलौकिक शक्ति जैसा बना देता है। एक ऐसा डर जिससे आप भागकर छिप नहीं सकते। तो ये सिर्फ एक जानवर का डर नहीं है, ये एक ऐसे डर का प्रतीक है जो आपके पीछे पड़ जाए तो उससे छुटकारा नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक जादुई यथार्थवाद मतलब मैजिकल रियलिज्म का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? ये एक साहित्यिक शैली है जिसमें लेखक रोजमर्रा की दुनिया में जादुई या अविश्वसनीय घटनाओं को ऐसे मिला देता है कि वो बिल्कुल सामान्य लगने लगती हैं। यहाँ तिरछ का पौराणिक डर असल दुनिया में घुस आता है और गांव का कोई भी व्यक्ति उस पर सवाल नहीं उठाता। सबके लिए ये एक सच है। और ये डर सिर्फ गांव की हकीकत में नहीं बल्कि कथावाचक के सपनों में भी घुस आता है। हाँ। उसे बार बार एक ही सपना आता है जो वाकई में बहुत डरावना है। हाँ। ये सपने कहानी के मनोवैज्ञानिक पक्ष को बहुत गहराई से दिखाते हैं। सपने में कथावाचक भाग रहा है और तिरछ उसका पीछा कर रहा है। वो पुल पार करने की कोशिश करता है, पानी में कूद जाता है, छिपने की हर मुमकिन कोशिश करता है।
लेकिन हर बार तिर्च उसे ढूंढ ही लेता है। ये तो एक कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न है। बिल्कुल। मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि सपने में कथावाचक मदद के लिए आवाज लगाता है पर उसकी आवाज नहीं निकलती। वो पूरी तरह से बेबस है। और यही बेबसी ही कहानी का केंद्रीय भाव है। जो बेबसी कथावाचक सपने में महसूस कर रहा है, वही बेबसी उसके पिता असल दुनिया में महसूस करने वाले हैं। मतलब ये सपना एक तरह की फोरशैडोइंग है। हाँ, आने वाली त्रासदी का एक मनोवैज्ञानिक पूर्वाभास। और इसी बीच हकीकत में पिता को अगले दिन अदालत में पेशी के लिए शहर जाना ही है। ओहो। तिर्च के काटे जाने का डर एक तरफ है और शहर जाने की मजबूरी दूसरी तरफ। और गांव में उनका इलाज भी उसी लोक मान्यता के आधार पर शुरू हो जाता है ना। कोई वैद्य उन्हें धतूरे के बीज पीसकर काढ़ा बनाकर पिलाता है। हाँ, इसका क्या असर होता है? ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। धतूरा वो खुद एक नशीला और जहरीला पौधा है। सही बात है। इसे तिर्च के जहर का असर समझ रहे हैं। लेकिन असल में ये धतूरे का असर था जो उनकी हालत और खराब कर रहा था। अब वो एक ऐसा इंसान है जो ना सिर्फ शारीरिक पीड़ा में है बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह भ्रमित है। तो एक भ्रमित और बीमार इंसान जो पहले से ही शहर से डरता है, अब उसी शहर की ओर बढ़ रहा है। यहीं से कहानी एक बुरे सपने में तब्दील होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। उनकी शहर की यात्रा एक ट्रैक्टर पर शुरू होती है और जब तक वो शहर पहुंचते हैं उनकी हालत बिगड़ चुकी होती है। वो लड़खड़ा रहे हैं, उनकी जुबान साफ नहीं है। अब यहां से कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां एक व्यक्ति की त्रासदी और समाज की उदासीनता का आमना सामना होता है। शहर में घुसते ही लोग उनके अजीब व्यवहार को तिर्च के जहर का असर नहीं समझते। वो क्या समझते हैं? वो उन्हें या तो शराबी समझते हैं या फिर पागल। ओह। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में किसी के पास रुककर ये जानने का समय नहीं है कि इस आदमी को क्या हुआ है। उनके लिए वो बस एक असुविधा है, एक गड़बड़ी है जिसे रास्ते से हटाना है। और फिर वो मदद के लिए भटकना शुरू करते हैं। कहानी में उन जगहों का जिक्र है जहां वो जाते हैं और हर जगह उनके साथ जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। हाँ, ये सिर्फ हिंसा की एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से आधुनिक शहर के संस्थानों का प्रतीक है। बैंक, पुलिस थाना, हर संस्था उन्हें खारिज कर देती है। सही पकड़ा। सबसे पहले वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुस जाते हैं। शायद उन्हें वहां कोई परिचित चेहरा दिखने की उम्मीद हो या बस मदद की आस हो। लेकिन वहां क्या होता है? कैशियर अग्निहोत्री से लेकर चौकीदार तक सब उन्हें शराबी समझकर मारते पीटते हैं और घसीटकर बाहर फेंक देते हैं। मतलब एक आधुनिक आर्थिक संस्था एक पीड़ित व्यक्ति को पहचानने में पूरी तरह नाकाम रहती है। बिल्कुल। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। शहर में इतने सारे लोग थे, बैंक में, सड़क पर, क्या किसी एक को भी ये नहीं लगा कि इस इंसान को मदद की जरूरत है? ये सिर्फ उदासीनता है या कुछ और है? ये उदासीनता से भी ज्यादा गहरा है। ये आधुनिक शहरी जीवन का वो क्या कहते हैं, विच्छिन्नता, एलियनेशन है, जहां लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा। पिता की भाषा, उनका व्यवहार, उनकी पीड़ा शहर की भाषा से मेल नहीं खाती। शहर के लिए वो एक अजनबी हैं, एक बाहरी व्यक्ति जिसकी समस्या उनकी समस्या नहीं है। और ये कहानी 70 के दशक की है। उस समय भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा था। ये उसी बदलाव की एक क्रूर तस्वीर पेश करती है जहां सामुदायिक भावना टूट रही थी और उसकी जगह एक अपरिचित बेरहम व्यवस्था ले रही थी। बैंक के बाद वो पुलिस थाने पहुंचते हैं। कानून और व्यवस्था की जगह वहां तो मदद मिलनी चाहिए थी। लेकिन वहां भी वही होता है। एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह उन्हें देखते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। उनके लिए वो एक उपद्रवी से ज्यादा कुछ नहीं है। हिंसा और अपमान की ओर धकेलती जाती है। और इसके बाद जो होता है वो शायद सबसे ज्यादा भयानक है। जब संस्थाएं नाकाम हो जाती हैं तो भीड़ अपना काम शुरू कर देती है। हाँ, इतवारी कॉलोनी में कुछ लड़के उन्हें पागल समझकर उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। एक सम्मानित गांव का बुजुर्ग शहर के बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन बन जाता है। हे भगवान। उन्हें नेशनल रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल के पास भी बुरी तरह पीटा जाता है। हर कोई उनकी पीड़ा में भाग लेने के बजाय उनकी दुर्गति का तमाशबीन बन जाता है। ये सोचते हुए भी डर लगता है कि कैसे गलतफहमी और थोड़ी सी असंवेदनशीलता मिलकर किसी की जान ले सकती है। और अंत में वही होता है। 17 मई 1972 की शाम लगभग 6:15 बजे उनकी मृत्यु हो जाती है। एक इंसान जो शायद सही इलाज से बच सकता था, उसे शहर की बेरहमी ने मार डाला। 1 मिनट, तो मतलब तिर्च के जहर से मौत हुई नहीं? नहीं। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण तिर्च का जहर था ही नहीं। तो
मौत की वजह थी मानसिक सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव से हुई चोटें। चोटें? हाँ, उनकी पसलियां टूटी हुई थीं, कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर था। तो इसका मतलब? पिता को उस पौराणिक जानवर ने नहीं मारा जिसका डर सबको था। उन्हें शहर के इंसानों ने मारा, उनकी क्रूरता और उदासीनता ने। बिल्कुल। तेरिच तो बस एक बहाना बन गया, एक गलतफहमी जिसने पूरी त्रासदी को जन्म दिया। असली जहर तो उन लोगों के दिलों में था जिन्होंने एक असहाय व्यक्ति पर पत्थर बरसाए, उसे लाठियों से पीटा। कहानी यहाँ ये सवाल खड़ा करती है कि हम जिस सभ्यता और आधुनिकता पर इतना गर्व करते हैं, क्या वो हमें ज्यादा हिंसक और असंवेदनशील बना रही है? कहानी के आखिर में कथावाचक को जब ये सच पता चलता है तो वो उस तिरिच को ढूंढकर मार डालता है, उसे जला देता है। एक तरह से वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है। पर क्या इससे कुछ बदलता है? यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। कुछ नहीं बदलता। कुछ नहीं। नहीं, तिरिच को जलाने के बाद भी कथावाचक को वो भयानक सपना आना बंद नहीं होता। सपने में तिरिच अब भी उसका पीछा कर रहा है। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? ये कहानी एक जहरीले जीव तिरिच के बारे में है, लेकिन असल में ये शहर के उस जहर के बारे में है जो लोगों के दिलों में है। हाँ, तिरिच यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। एक तरफ वो गांव और प्रकृति से जुड़े अनजाने डर का प्रतीक है, लेकिन कहानी यह सवाल उठाती है कि असली खतरा कहाँ है? उस पौराणिक जीव में, या उस तथाकथित सभ्य समाज में जो किसी की पीड़ा को समझ ही नहीं पाता? कथावाचक ने असली हाड़ मांस के तिरिच को तो मार दिया, लेकिन उसके मन में और समाज में जो डर और क्रूरता का तिरिच बस गया है, वो अब भी जिंदा है। और ये बात उस शुरुआती टिप्पणी से भी जुड़ती है जो हमारे स्रोत में दी गई थी कि उस दौर की कहानियां फॉर्मूलाबद्ध लेखन से हटकर एक ज्यादा यथार्थवादी और जटिल माहौल बना रही थीं। बिल्कुल। यहाँ कोई आसान हीरो विलन नहीं है, कोई आसान समाधान भी नहीं है। सही कहा। कहानी का अंत कोई सुकून नहीं देता, ये एक बेचैनी छोड़ जाता है। ये दिखाता है कि असली राक्षसों को पहचानना और मारना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अक्सर हमारे बीच, हमारे समाज के भीतर ही छिपे होते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी लगभग 50 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन क्या आज के दौर में कुछ बदला है? क्या आज हमारे शहर ज्यादा संवेदनशील है? जब हम सड़क पर किसी को तकलीफ में देखते हैं तो क्या हम रुकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। टेक्नोलॉजी ने हमें और ज्यादा जोड़ दिया है, लेकिन शायद भावनात्मक रूप से हम और दूर हो गए हैं। आज भी किसी की पीड़ा बड़ी आसानी से एक वायरल वीडियो या एक मीम बनकर रह जाती है। सही बात है। शायद आज के तिर्च का रूप बदल गया है, वो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग में, भीड़ की हिंसा में, या बस देखकर अनदेखा कर देने की हमारी आदत में जिंदा है। तो कहानी अंत में हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। कथावाचक का सपना कभी खत्म नहीं हुआ। ये इस बात का प्रतीक है कि जब तक समाज अपनी इस क्रूरता का सामना नहीं करता, ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने समाज के भीतर छिपे इन तिरछों को कभी पहचान कर खत्म कर सकते हैं? अगर आपका कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।